स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बंगाल का जो अध्याय है वह प्रारंभ किया था कि क्या संबंध रहे बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, क्या चीज़ें हुई जिन पर हमने चर्चा भी करी थी। वहाँ पर हमने चर्चा करी प्लासी के युद्ध की, उसके क्या कारण रहे, कैसे वह युद्ध हुआ, कौन जीता, किस प्रकार से उसे जीता, फिर किस प्रकार से जो है मीर जाफ़र वहाँ का बंगाल का नवाब बनता है, मीर कासिम बनता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। वहाँ तक के प्रश्न हमने किए थे, उनके ऊपर काफ़ी विस्तार में, काफ़ी डिटेल में भी हमने पूरी चर्चा कर ली थी। तो ये जो है यहाँ तक की हमने बात की थी। आज की इस क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और बंगाल का जो चैप्टर है उसे हम पूरा कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन है आपके पास। ए, बंगाल के नवाब ने, जो कि कौन था उस समय? तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। बी, मुग़ल सम्राट ने। सी, इंग्लैंड के शासक ने। और डी, अफ़गान के राजा ने। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुग़ल सम्राट ने। उस समय मुग़ल सम्राट कौन थे? तो उस समय मुग़ल सम्राट थे आपके शाह आलम द्वितीय जो है उस समय मुग़ल सम्राट थे। उनके साथ जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उसमें 3 शर्तें थीं जिन पर हमने बात करी थी। पहली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल की दीवानी का अधिकार दिया जाए, यानी कि भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार उसे दिया जाए। शाह आलम द्वितीय को कंपनी, दूसरी जो शर्त थी वह यह थी कि शाह आलम द्वितीय को कंपनी 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देगी। फिर तीसरी शर्त ये थी कि इस पेंशन के लिए कंपनी जो है शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कारा देती है, जहाँ से वो टैक्स, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करें और अपनी इस पेंशन का इंतजाम वहाँ पर उनके द्वारा किया जाए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ऑप्शन है आपके पास। ए, लॉर्ड क्लाइव। बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी, लॉर्ड वेलेस्ली। या फिर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव जो है उसके समय में कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए। वैसे तो बिहार और उड़ीसा उस समय बंगाल के ही अंडर में आते थे। तो लॉर्ड क्लाइव जो है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसे जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो उसके बाद उसे इंग्लैंड से वापस बुलाया गया और बुला करके उसे बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया था और उसे यह टास्क दिया गया, उसका जो काम था वह यह था कि किस प्रकार से अब ये जो पूरे युद्ध में हम जीते हैं, यहाँ से कंपनी का क्या क्या पूरा फ़ायदा हो सकता है, उस फायदे को कराना जो है रॉबर्ट क्लाइव की जिम्मेदारी थी। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1765 में इलाहाबाद की संधि शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ में की थी। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब देखिए यहाँ पर आपसे बाकायदा डेट पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास। ए, 12 अगस्त 1765। बी, 18 अगस्त 1765। सी, 29 अगस्त 1765। या फिर डी, 21 अगस्त 1765। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। हमने बात करी थी कि 2 तारीखों पर 2 अलग अलग लोगों के साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी। पहले 12 अगस्त 1765 को की गई शाह आलम द्वितीय के साथ, और फिर दूसरी इलाहाबाद की संधि की गई 16 अगस्त 1765 को। ये किसके साथ की गई? तो यह अवध के नवाब के साथ में की गई थी, क्योंकि अवध वगैरह सब किसके अंडर में थे? कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फिर सिर्फ कहने मात्र के लिए ये कहीं ना कहीं मुग़ल सम्राट के अंडर में ही आते थे। तो पहले मुग़ल सम्राट के साथ में संधि की गई कि आपके ये जो 2 हिस्से हैं ये अब से हमारे पास रहेंगे, और उसके बाद में शुजा उद दौला से ले लिए गए। तो पहली संधि जो है उसकी की गई आपकी 12 अगस्त 1765 को, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने जो दीवानी अधिकार हैं वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। तो हमें यहाँ पर डेट भी याद रखनी है, आपके लिए यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है आपके पास, ए मोहम्मद रजा खान, बी शिताब राय, सी राय दुर्लभ, या फिर सैयद गुलाम हुसैन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सामान्यतः यह देखने को नहीं मिलेगा। नवाब कौन बनाया गया वह सभी को पता है, लेकिन उप नवाब या उप दीवान किसे बनाया गया ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए इस पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। और यह कब हुआ? यह सब हो रहा है आपके 12 अगस्त 1765 को। मैं डेट बार बार इसलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि यह आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेट भी पूछी जा सकती है और वहाँ पर आपको यदि याद नहीं हुई तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया। तो देखिए बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था कंपनी की तरफ से। तो देखिए कहने को ये है कि कंपनी पेंशन देगी मुग़ल बादशाह को, लेकिन वास्तविकता में कंपनी पेंशन नहीं दे रही है। कौन दे रहा है? बंगाल का नवाब दे रहा है, और थोड़े बहुत जो है अपना खर्चा चलाने के लिए मुग़ल बादशाह को इलाहाबाद और करा की जागीर दे दी गई थी। फिर इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि हम यहाँ के लोगों से कर कैसे वसूलें, कैसे वसूला जाता है, कितना कर लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, ठीक है, बंगाल के लिए किसको रखा? तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को रखा तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर आपके लिए। उनकी नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में ही था। तो ये क्या था? ये था आपका पहली बार जो डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैत शासन को पहली बार यहाँ पर अप्लाई किया गया था। इसमें क्या होता है? तो देखिए जो प्रशासनिक जो शक्तियाँ थीं वे 2 प्रकार की थी। एक तो सामान्य जिसे निजामत बोलते थे, और दूसरी भू राजस्व यानी जिसे दीवानी बोलते थे। तो जो द्वैत शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट थी, दोहरी जो सरकार थी, उसके अंडर में क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारी नवाब को दे दी गई। ठीक है, इसलिए उसे नवाब को निजामत भी कहते थे और नवाब को नाजिम भी कहा जाता था। इसके अलावा नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन कोई भी पैसों के लेन देन की शक्ति नहीं थी, फाइनेंशियल पावर उसे नहीं दी गई थी। कंपनी ने डिप्टी नवाब भी अपॉइंट किए, ठीक है, जिनके हमने अभी नाम भी पढ़े, जो कि नवाब की एक्टिविटीज़ को देखते रहें। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल कंपनी के पास में वहाँ पर रहा, और इसी की वजह से काफ़ी जो है वहाँ पर आप देखेंगे आगे चलकर, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, कंपनी भ्रष्ट हो गई और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, जिसके लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक में कंपनी के बारे में डिस्कशन वहाँ पर उन्हें करने पड़े थे। और फिर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अंत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया। तो यह इसी की देन था, जो इनका दोहरा शासन डुअल गवर्नमेंट जो थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पर लाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो चर्चा की है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? तो पहला तो ये कि जब बक्सर का युद्ध हो जाता है, कंपनी उस युद्ध को जीत जाती है, उसके बाद में क्या होता है? तो उसके बाद में ये होता है कि कंपनी संधि करती है किस किस के साथ? तो एक तो मुग़ल बादशाह के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि करती है शुजा-उद-दौला, जो कि कौन थे? जो कि उस समय आपके नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? तो वे नवाब थे आपके अवध के। उन दोनों के साथ में संधि करती है। कब? 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को। जब ये संधि होती है तो शाह आलम से सीधे 12 अगस्त 1765 को संधि करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से ले लेती है, और यह शर्त जो है मुग़ल बादशाह को माननी पड़ती है। अब इसके बाद क्या होता है, तो देखिए इसके बाद होता ये है कि कंपनी के पास कोई अनुभव ही नहीं था कि किस प्रकार से लोगों से भू राजस्व कर लिया जाए, कैसे उनसे दीवानी चलाई जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारतीय लोगों को ही अपॉइंट कर दिया, उप नवाब जिन्हें बोलते थे, तो माफ़ कीजिए उप दीवान जिन्हें कहते थे, उन्हें नियुक्त कर दिया। जैसे 2 उप दीवान नियुक्त किए गए, कौन कौन, तो बंगाल के लिए तो कौन किए गए, तो देखिए हमने बात की बंगाल के लिए आपके मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय, इन दोनों की यहाँ पर नियुक्ति की गई। आप नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बंगाल वाले के नाम में अंत में रजा है जो राजा से मिलता जुलता है, और बिहार वाले के शुरुआत में राजा है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर याद रख सकते हैं। और ये जो है कंपनी के लिए कार्य करते थे, तो टैक्स जो है भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू कंपनी के पास पहुँच जाता था बिना काम वहाँ पर ज़मीन पर किए। लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है किसके पास में था, इनडायरेक्ट कंट्रोल सीधे सीधे कंपनी के पास में ही वहाँ पर था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो और देखिए यह प्रश्न आपका यूपीएससी प्री 2002 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए गारो, बी खासी, सी कुकी और डी टिप्पराहा। तो हमें बताना है कि जब दीवानी प्रदान की उसके बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति जो होती है उसके संपर्क में सबसे पहले ब्रिटिश आए थे। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे, और खासी जनजाति के लोग वहाँ पर चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए थे। तो देखिए यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बनता है कि कौन सी पहली ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी या जनजाति समुदाय था पर्वतीय जिसके संपर्क में सबसे पहले अंग्रेज आए थे। तो वह कौन सी है, खासी जनजाति, ठीक है, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। यह आपकी मेघालय और इस एरिया में काफ़ी होती है। वहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं जिन पर ये रहती हैं। वहाँ से क्योंकि ये पास में ही है, वहाँ से ये उतर के आती थी और व्यापार करती थी किसका, तो हमें याद रखना है चूना पत्थर का। फिर धीरे धीरे जो अंग्रेज अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वे भी शामिल हुए किसमें, तो वे भी शामिल होते हैं आपके किसमें, तो वे शामिल हुए आपके चूना पत्थर के व्यापार में, और इस प्रकार से वे खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद हमें रखना है। अगला प्रश्न है, अवध सल्तनत ने हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। कथन दिए गए हैं, पहला, राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपितः हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है, ए केवल एक सही है, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों सही हैं, और डी ना तो एक ही सही है ना ही दो। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ये जो दोनों कथन हैं ये सही हैं। तो देखिए जो अधिकतर बड़े साम्राज्य थे उस समय के, और जो मुग़ल साम्राज्य था वह भी इसी वजह से इतने लंबे समय तक चल पाया क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों को सेनाओं में, प्रशासन में, हर जगह बराबर रखा गया, या फिर कहीं ना कहीं जो ज़्यादा कैपेबल था उसे अच्छी अच्छी जगह पर रखा गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिया गया कि राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, तो यह भी एकदम सही कथन है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, यह भी एकदम सही बात है। तो ये दोनों ही यहाँ पर कथन सही हैं। यदि यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए राजा टिकैत राय
नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे। तो इसलिए पहला कथन सही हो जाता है, सीधा सीधा एक फैक्ट है। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। जैसे उदाहरण दिया गया है कि आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय, अभी हमने देखा, तो ये क्या थे, हिंदू थे, और दीवान सबसे बड़ा होता था वह राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय, इन्हीं जात जो ये सभी भी हिंदू थे। और सफदरजंग जो है वह तो एक काफ़ी जिसे महान शासक भी माना गया, जिसके नाम पर पहले दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी था, सफदरजंग एयरपोर्ट उसे कहा जाता था। तो देखिए वो इतना महान शासक भी रहा है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? और ये देखिए आपसे यूपीएससी प्री 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमें कौन सा युद्ध पहले हुआ कौन सा बाद में यह याद होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ऑप्शन सी है वांडीवाश युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध और बक्सर का युद्ध। वहीं ऑप्शन डी दिया गया है अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो हमें अलग अलग यहाँ पर ये दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सबसे पहले और कौन सा सबसे अंत में हुआ था। तो देखिए यदि हम बात करें एक एक करके, तो जैसे कि हम इससे पहले की क्लासों में आपके वांडीवाश के युद्ध, अंबर के युद्ध पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि हमने कहाँ पढ़े थे, कर्नाटक युद्ध में हमने ये पढ़े थे, जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए थे। तो यदि आपने वह क्लास कवर नहीं की है तो आप उसे देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्यों ये युद्ध हुए, क्या इनके परिणाम हुए और कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। तो देखिए यदि हम बात करें तो अंबर का युद्ध यहाँ पर दिया गया है। तो अंबर का युद्ध कब होता है? अंबर का युद्ध आपका हुआ, अंबर युद्ध होता है 1749 में, ठीक है। कब हुआ? तो ये जो है उस समय चंदा साहब और मुजफ्फरजंग के बीच में हुआ, जब फ्रांसीसियों ने जो है किसका साथ दिया था, तो साथ वहाँ पर दिया था उन्होंने मुजफ्फरजंग का, चंदा साहब और मुजफ्फरजंग का साथ दिया। और यहाँ पर क्या होता है कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन जो है परास्त हो गया और उसकी हत्या वहाँ पर कर दी गई थी। और ड्यूप्ले जो है वहाँ पर उस समय क्या था, गवर्नर था, उसने अनवरुद्दीन के पूरे जो उसका भू क्षेत्र था उसे आपस में बांट भी दिया था, और उसने पहली दोहरी सरकार वाला वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उसने शुरुआत की थी। फिर यदि हम बात करें 1949 में यह हुआ प्लासी का युद्ध, जो है प्लासी युद्ध, यह कब हुआ? तो यह 1757 में हुआ। फिर यदि हम बात करें वांडीवाश का युद्ध, तो यह आपका 1760 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। हमने बात करी अंबर का युद्ध, तो यह आपका 1749, प्लासी का युद्ध हमने पिछली ही क्लास में इस पर काफ़ी डिस्कशन किया था, यह आपका 1757 में हुआ था। इस पर हमने काफ़ी चर्चा भी करी थी कि 1757 23 जून को यह युद्ध हुआ था। वांडीवाश के युद्ध की यदि हम बात करें तो यह भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी यहाँ से हार के अंत में वापस चले गए थे। फिर आपका कौन सा होता है, फिर ये तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात है। फिर आपका बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिस पर हमने कल की क्लास में ही काफ़ी डिस्कशन किया कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यही एक वह निर्णायक युद्ध था जिसने यह सिद्ध कर दिया था कि अब भारत में जो है अंग्रेज़ों का राज चलेगा। तो ये वह युद्ध था जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद में हमने बात की थी कि इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है और वहाँ से अंग्रेज़ों को जो है बंगाल की दीवानी मिलती है। तो कहीं ना कहीं यह युद्ध जो है बक्सर का युद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा इतिहास में। तो ये इन सारे युद्धों की हमने बात भी करी। अब आगे हम इनकी चर्चा भी कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर हम विस्तार में चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है अंबर का युद्ध। कब होता है? अगस्त 1749, जो कि हमने आपको बताया भी था। तो देखिए यह मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के
नवाब अनवरुद्दीन को परास्त किया और वहाँ पर इसकी हत्या भी, उसे मार भी दिया था। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी ड्यूप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में भी तैनात की गई। तो ये किसकी कहानी है? ये है आपके अंबर के युद्ध या अंबूर के युद्ध की कहानी, जिसमें जो मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब थे, इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कर्नाटक का जो नवाब हुआ करता था उस वक्त में, अनवरुद्दीन, उसको मार दिया इस युद्ध में और फ्रांसीसी यहाँ पर जीते। अंग्रेज़ों की हार इस युद्ध में हुई थी। फिर दूसरा यहाँ पर बात की है कौन सी? प्लासी के युद्ध की, जो कि आपका 1757 में हुआ। इसकी हमने पूरी बात करी थी, पूरी इसकी कहानी देखी थी। अब इसे संक्षिप्त में देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के लिए, कल मैंने आपको बताया भी था, 24 परगने रॉबर्ट क्लाइव को उनकी ज़मींदारी दी। और क्लाइव को देखिए यहाँ पर 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट जो है उस समय पर जो है बंगाल का नवाब जब मीर जाफ़र बनता है तो उसके द्वारा की गई, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। तो देखिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं। फिर आपका तीसरा युद्ध आता है कौन सा? वांडीवाश का युद्ध, जो कि तीसरे कर्नाटक जो युद्ध था उसमें हुआ। कब? 1760 में। तो देखिए, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित हुए थे, जो कि हम ऑलरेडी इस पर हमने पहले परसों की क्लास में बात की है। फिर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया, जबकि फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया और वह यहाँ पर बुरी तरीके से उसे हार का सामना करना पड़ा था। फिर आपका चौथा युद्ध दिया गया यहाँ पर बक्सर का युद्ध, जो कि कब हुआ? 1764, 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में हम जानते हैं कि बंगाल का नवाब बनने के लिए लड़ रहा था मीर कासिम। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अवध के नवाब थे कौन? शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी थी। तो देखिए, ये जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं युद्ध रहे हैं, तो इन्हें हमें ज़रूर याद रखना है। इनके बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताई, उनकी कहानी भी कहीं ना कहीं बताई है। और इस पर आगे जब हम सब्जेक्ट की क्लास करेंगे तो पूरा यूपीएससी के स्तर पर, उस लेवल पर हम सारी बातों को करेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे, कारणों को जानेंगे, सारी चीज़ों पर वहाँ पर हम काफ़ी विस्तार में बात करेंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शन है आपके पास: ए फ्रेंच, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं: ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए काउंट लाली, जो है वह वो फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 के वांडीवाश के युद्ध में पराजित होता है। उससे पहले ड्यूप्ले जो था वह युद्धों को जीता था, लेकिन जब उसकी युद्ध की नीति की वजह से खर्चे अधिक हुए तो उसे फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया और यही फ्रांसीसियों का यहाँ पर हार का मुख्य कारण बना था। अगला प्रश्न है, वांडीवाश के युद्ध 1760 में ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हुआ था? ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, या फिर सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, और ऑप्शन डी डच ने ब्रिटिश को हराया। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने यहाँ पर फ्रेंच को हरा दिया था, जिसकी हमने काफ़ी चर्चा भी यहाँ पर की थी कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश ने यहाँ पर फ्रेंच को हराया था, जो कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे, और इसके अलावा उनके खुद के भी यूरोप में आपस में जो युद्ध चल रहे थे उसके बाद में कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं, और फ्रांसीसियों को किस प्रकार से फिर अंग्रेज यहाँ से भगाते हैं हरा करके, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी, उन सभी की हमने काफ़ी यहाँ पर चर्चा जो है पहले की क्लासों में की भी है। इसके अलावा भी यदि हम बात करना चाहें इस पर,
तो देखिए क्या हुआ था, यह कहानी थी आपके किसकी, तीसरे कर्नाटक युद्ध की, जो कि यूरोप में 7 साल के युद्ध का यहाँ पर एक्सटेंशन था। अंग्रेजों को कौन, आयर कूट लीड कर रहे थे और फ्रांसीसियों को काउंट डी लाली लीड कर रहा था। वान डी वाश का जो युद्ध हुआ 1759 या 60 में, उसमें फ्रांस जो है बुरी तरीके से हारा, और इसके बाद में जो है सन 63 में पेरिस की संधि हुई थी, जिस पर हमने चर्चा की, और उसमें सिर्फ कुछ ही जगहें थीं जो फ्रांसीसियों के लिए छोड़ दी गई थीं, बाकी सभी पर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। और यदि आप देखें तो इससे पहले प्लासी का युद्ध भी अंग्रेज जीत चुके थे, हमने बात करी थी, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत यहाँ पर हाई था, और फ्रांसीसी कहीं ना कहीं लो भी फील कर रहे थे कि वो बंगाल पूरा जीत चुके थे, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वान डी वाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन है आपके पास, ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों के विरुद्ध में यह युद्ध लड़ा गया था। फ्रांसीसियों को किसने लीड किया? तो फ्रांसीसियों को जो है काउंट डी लाली जो है उसने लीड किया। और यदि अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों को किसने लीड किया था? तो अंग्रेज़ों को सर आयर कूट ने यहाँ पर लीड किया था। तो ये नाम भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए युग्म दिए गए हैं, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वान डी वाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, या फिर डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित है आपका ऑप्शन नंबर बी, वान डी वाश का युद्ध जो है वह फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। फिर यदि हम बाकी के जो युद्ध दिए गए हैं उनकी चर्चा करें तो देखिए बक्सर का जो युद्ध था वह अकेले मीर जाफर ने थोड़ी लड़ा, वह तो आपके जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं ने लड़ा। किसके साथ? जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। पहली चीज़ तो कि वह रॉबर्ट क्लाइव के साथ में नहीं लड़ा गया था, हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, तो इसलिए यह आपका गलत हो जाता है। वान डी वाश का युद्ध हम जानते हैं 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें बुरी तरीके से फ्रांसीसी पराजित हुए थे। फिर चिलियावाला का जो युद्ध है उसकी यदि हम बात करें तो वह जो है आपके मराठाओं से नहीं हुआ था, और इसके अलावा खुर्दा का युद्ध जो है वो मराठों के द्वारा लड़ा गया था निजाम के विरुद्ध में। तो इसलिए ये सारे आपके गलत होते हैं। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, पहले भी हमने काफ़ी चर्चा करी है इस पर, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे? तो अंग्रेज़ों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव से कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर वान डी वाश का युद्ध यह कब हुआ? तो यह आपके 22 जनवरी 1760 को किस किस के? तो देखिए अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों को आयर कूट ने लीड किया और फ्रांसीसियों को काउंट डी लाली ने लीड किया, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरीके से हारे। तो देखिए इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। फिर यदि हम बात करें चिलियावाला का युद्ध, यह होता है 13 जनवरी 1849 को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। तो यह किस किस के बीच में हुआ? चिलियावाला का युद्ध। तो यह होता है आपके, देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख। ठीक है, मराठाओं के नहीं सिख के बीच में। फिर यदि हम बात करें, और यह युद्ध अनिर्णित हुआ था। तो देखिए इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। फिर खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, वान डी वाश का युद्ध ही सही से सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन है आपके पास, ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत और डी सिख। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर
ए मराठा। मराठाओं ने जो है अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था। इसके कारण भी थे क्योंकि जब पतन प्रारंभ हुआ किसका, मुग़ल बादशाहत का, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे वे कमज़ोर होते गए, तो मराठा ही सर्वाधिक शक्तिशाली थे भारत में। और मराठाओं को कहीं ना कहीं देखा जाता था कि अब भारत की रक्षा करना, भारत पर शासन करना जो है मराठाओं के हाथ में आएगा। और ऐसा संभव भी था क्योंकि मराठा शक्ति जो है दक्कन से बहुत ही तेज़ी के साथ जो है पूरे आपके नॉर्थ में फैल गई और इससे आगे नॉर्थ वेस्ट तक भी फैल रही थी। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा था। और सीधे सीधे जब अंग्रेज़ ज़्यादा बढ़े तो वह चुनौती हो रही थी किसके लिए, मराठा साम्राज्य के लिए। तो सर्वाधिक विरोध जो है वह किसने किया, मराठाओं ने ही किया, जिसमें 3 आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए जिनमें जब बुरी तरीके से हारे। और इसके बाद में तो सबसे बड़ी चीज़ जब होती है कि जब इनका मराठाओं का युद्ध होता है अब्दाली के साथ, वहाँ पर ये बुरी तरीके से हार जाते हैं। उसके बाद भी तीसरा युद्ध लड़ते हैं लेकिन फिर पूरी तरीके से मराठा शक्ति भारत में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुग़ल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भी उनका लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। फिर वेलेस्ली जो था उसने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता यहाँ पर स्थापित कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर भी कहा गया है कि आपके जो मुग़ल साम्राज्य था उसके बाद में यदि उसका उत्तराधिकारी किसी को देखा जा रहा था तो उत्तराधिकारी के रूप में किसे देख रहे थे, तो वो देख रहे थे आपके जो मराठे थे उनको। लेकिन उसी समय कौन उठ रहे थे, उसी समय अंग्रेज भी उठ रहे थे। तो इसलिए जो है सर्वाधिक विरोध हुआ। सबसे बड़ी लड़ाई भी जो है मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में ही चली उस दौर में। और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए जिनमें जब अंत में वे हारे तो उसके बाद में मराठा साम्राज्य उस समय तक काफ़ी कमज़ोर भी पड़ चुका था। ना तो उस प्रकार के पेशवा थे, ना छत्रपति थे। फिर अब्दाली के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वो बुरी तरीके से ख़त्म हो गए मराठा साम्राज्य। उसके बाद भी वे जब उठे तो उनके छत्रपति और पेशवा की आकस्मिक मृत्यु हुई। उसके बाद वे संभल नहीं पाए, फिर उन्होंने युद्ध भी किया लेकिन मराठा जो हैं यहाँ पर जीत नहीं पाए। तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठा। तो यहाँ पर हमने जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब वाला जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। इसके बाद अब हम अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ क्षेत्रीय जो राज्य थे जैसे पंजाब, मैसूर, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इनके साथ कौन कौन से युद्ध हुए और कैसे ये अंग्रेज़ों के अंडर में आए। तो अगली क्लास में हम आपके मैसूर और पंजाब के ऊपर के जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे और उनके ऊपर जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।